दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकारों की हम बात करेंगे। मौलिक अधिकारों को दोस्तों फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स। तो बात करें दोस्तों फंडामेंटल राइट्स की, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये हमारे संविधान में कहाँ पर दिए हुए हैं। दोस्तों संविधान में भाग जो 3 है हमारा, उस भाग 3 के अंदर ये मूल अधिकार दिए गए हैं। और इनके जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, वो है 12 से 35 तक। तो 12 से 35 तक ये मूल अधिकार दिए गए हैं और इन्हें लिया गया है दोस्तों अमेरिका से। अमेरिका के संविधान से इन्हें लिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे इसकी एक और विशेषता बताई गई है, जो है कि ये वाद योग्य है, यानी इनके खिलाफ न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है अगर आपके अधिकारों का हनन होता है। क्योंकि दोस्तों अधिकार वे दावे हैं या हक हैं जिनका कोई ना कोई औचित्य सिद्ध होता है और जिनको समाज या राज्य से क्या है वैधता प्राप्त होती है। व्यक्ति को जब अधिकार की बात की जाती है, अधिकार की ज़रूरत होती है, तो उसकी सुरक्षा, उसकी गरिमा, उसके विकास आदि कई संभावनाओं को यहाँ पर देखा जाता है, जिसके आधार पर उसे अधिकार दिए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कहाँ पर इसकी शुरुआत हुई दोस्तों, उससे पहले अगर मैं आपको कहूँ तो मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा। अब ये भारत का मैग्ना कार्टा, दोस्तों पहले तो हम ये देखें कि मैग्ना कार्टा क्या है। दोस्तों मैग्ना कार्टा होता है अधिकारों का प्रपत्र। अधिकारों का प्रपत्र। तो अब ये अधिकारों का प्रपत्र आया कहाँ से, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्यों इसको जाना गया प्रपत्र के रूप में। दोस्तों इसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी इंग्लैंड की। सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर 1215 में, इंग्लैंड में 1215 में किंग जॉन जो थे, वहाँ के राजा किंग जॉन के द्वारा सामंतों के दबाव में इसे जारी किया गया था। क्यों जारी किया गया? सामंतों के दबाव में। सामंतों के दबाव में इसे जारी किया गया और उसके बाद ये जो अधिकार थे, ये अधिकार के रूप में इन्हें दिए गए। और ये किससे संबंधित था? ये संबंधित था नागरिकों के मूल अधिकारों से, मूल अधिकार से संबंधित था। ये संबंधित लिखित प्रपत्र था। लिखित प्रपत्र था ये, जो नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित था। और दोस्तों ये जो मूल अधिकारों से संबंधित ये प्रपत्र था, अधिकारों का प्रपत्र था, ये प्रथम प्रपत्र था। प्रथम, पहली बार अधिकारों का जो प्रपत्र था वो इंग्लैंड में 1215 में किंग जॉन के द्वारा जारी किया गया था और सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। तो नागरिकों के लिए जो अधिकार थे, उन अधिकारों को यहाँ पर लाया गया। तो सबसे पहले यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि आखिर ये जो अधिकार हैं वो अधिकार हैं क्या, क्या कहा जाता है अधिकारों के बारे में। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको लेके जाऊंगा लास्की की एक परिभाषा के आधार पर। और लास्की क्या कहते हैं दोस्तों? लास्की कहते हैं कि अधिकार क्या है? अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं, सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना व्यक्ति प्राय अपना विकास
नहीं कर सकता है, अपना विकास नहीं कर सकता। दोस्तों इस परिभाषा को अगर आप देखेंगे लास्की की, तो इस परिभाषा के अंदर ये साफ कहा हुआ है कि अधिकार क्या है, इन अधिकारों के बिना व्यक्ति जो है वो क्या नहीं कर सकता, अपना विकास नहीं कर सकता है। तो इस परिभाषा से हम ये बात कर सकते हैं कि व्यक्ति के अगर सर्वांगीण विकास की बात की जाए तो उसके लिए अधिकार जो है वो आवश्यक हैं, और चूंकि ये अधिकार व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं, मौलिक हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया मौलिक अधिकार। और ये अधिकार इसीलिए शामिल कर लिए गए। अब अगर मौलिक अधिकार हैं और व्यक्ति का विकास जो है इनके आधार पर होता है, तो फिर इनको क्या कहा जाता है, इनके लिए ये कहा जाता है कि इसे संविधान का भी संरक्षण प्राप्त हो गया, संविधान के द्वारा ये संरक्षित कर दिए गए। और इसीलिए हमने पूर्व में बात की थी कि ये क्या है, ये वाद योग्य हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर भारत में अधिकारों की मांग कब की गई। भारत में अगर हम भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत के अंदर, भारत में अधिकारों की मांग, दोस्तों भारत में अधिकारों की हम मांग की बात करें तो उससे पहले हमें एक चीज़ और देखनी होगी कि अगर हम बात करें दोस्तों 1789 की, तो 1789 के अंदर सबसे पहले फ्रांस के अंदर, फ्रांस में मानवीय अधिकारों को शामिल किया गया था। फ्रांस में मानवीय अधिकारों को शामिल किया गया। और 1791 में अगर हम बात करें तो जो अमेरिका का संविधान था, उस अमेरिकी संविधान में भी अधिकार पत्र को शामिल कर लिया गया अमेरिका में। और अमेरिका में कब किया गया, 1791 में अमेरिका में जो संविधान है उस संविधान में अधिकार पत्र को शामिल कर लिया गया, अधिकार पत्र को शामिल कर लिया गया। तो 1789 के अंदर फ्रांस में और 1791 में अमेरिका में संविधान में अधिकार पत्र को शामिल कर लिया गया। अब अगर बात की जाए भारत की, तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम अगर हम बात करें, सर्वप्रथम 1895 में, सर्वप्रथम 1895 के अंदर इसकी बात की गई। और जो संविधान विधेयक था, उस संविधान विधेयक में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। उसके बाद 1915 की अगर हम बात करें तो 1915 में श्रीमती एनी बिसेंट ने, श्रीमती एनी बिसेंट ने क्या किया था, होम रूल जो थे उस होम रूल में मूल अधिकारों की मांग प्रस्तुत की थी। होम रूल में मूल अधिकारों की मांग प्रस्तुत की थी, अधिकारों की मांग प्रस्तुत की। इसके बाद 1925 में जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल था, उस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के अंदर अधिकारों की मांग की गई। कौन सा दोस्तों, 1925 में द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, इसमें अधिकारों की मांग की गई थी, अधिकारों की मांग की गई। अगर इसके बाद हम बात करें तो 1925 के बाद 1927 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में मांग की गई। 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में मांग की गई। अब यहाँ पर देखें, हम देख रहे हैं कि सर्वप्रथम 1895 के अंदर मांग हुई, उसके बाद 1915 में मांग हुई श्रीमती एनी बिसेंट के द्वारा। उसके बाद 1925 में दी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के अंदर अधिकारों की मांग की गई। और फिर 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इसकी मांग की गई।
1928 में फिर इसकी मांग की गई और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उस रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की फिर मांग की गई। तो 1928 में जो मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू, इनके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उस रिपोर्ट के अंदर मौलिक अधिकारों की मांग की गई, मौलिक अधिकारों की मांग की गई। अब 1928 के बाद फिर हम बात कर लेते हैं, तो 1931 की बात करते हैं। 1931 में जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था और उसके बाद जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में, वहाँ पर फिर गांधी जी के द्वारा भी मौलिक अधिकारों के बारे में मांग की गई। तो 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन तथा जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसमें गांधी जी के द्वारा मांग की गई। तो ये भारत में जो अधिकारों की मांग की गई थी उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। और 1931 के बाद फिर 1934 की बात करते हैं। दोस्तों 1934 में जो संयुक्त संसदीय समिति थी उसके द्वारा भी इसके जो जितने भी मांग की गई थी उन सभी मांगों को उसके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। तो 1934 यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है। इसके अंदर क्या हुआ, जो संयुक्त संसदीय समिति थी 1934 में, संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। और इसी आधार पर क्या हुआ, इसी आधार पर जो 1935 का अधिनियम था, 1935 में भारत सरकार का जो अधिनियम था उसमें भी मूल अधिकारों को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि फिर 1934 में ही संयुक्त संसदीय समिति ने मना कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। तो 1935 में भारत सरकार अधिनियम में मूल अधिकार शामिल नहीं किए गए, तो इनको यहाँ पर शामिल नहीं किया गया। उसके बाद देखिए जो प्रोसीजर था वो चलता रहा और प्रोसीजर चलने के दौरान फिर बात आई, क्योंकि अब इसके बाद जो संविधान सभा थी उस संविधान सभा के बारे में चर्चा होने लगी थी, संविधान सभा का अस्तित्व सामने आने लगा था। तो उसी प्रोसेस के दौरान अगर हम बात करें तो सरदार पटेल जो थे, उन सरदार पटेल की अध्यक्षता में एक परामर्श समिति का गठन हुआ था। दोस्तों हमने पूर्व में मैंने आपको सभी जो समितियां थी उनके बारे में बता रखा है कि कौन कौन सी समिति गठित हुई थी और उसके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो एक परामर्श समिति का जो गठन हुआ था, परामर्श समिति, और इस परामर्श समिति के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे सरदार पटेल। तो सरदार पटेल की अध्यक्षता में एक परामर्श समिति का गठन हुआ। उसने 27 फरवरी 1947 को इसके आधार पर 5 उपसमितियों की निर्माण किया, उपसमितियों का यहाँ पे निर्माण हुआ। और इन 5 उपसमितियों में एक जो थी वो मूल अधिकारों से भी संबंधित थी। एक जो थी वो मूल अधिकारों से संबंधित जो उपसमिति थी वो थी। और अगर इसके सदस्यों की बात की जाए, मूल अधिकार उपसमिति के अगर सदस्य की बात की जाए तो सदस्य कौन कौन थे इनके दोस्तों, इसके जो प्रमुख सदस्य थे वो थे
JB कृपलानी, मीनू मसानी, KT शाह, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, पणिकर, राजकुमारी अमृत कौर, ये जो थे ये इसके प्रमुख सदस्य थे। और इनके द्वारा एक बात रखी गई कि साहब क्यों ना मूल अधिकारों को शामिल किया जाए, और इसके आधार पर इनकी सिफारिश के आधार पर ही इनकी सिफारिश के आधार पर ही मूल अधिकार शामिल कर लिए गए। तो मूल अधिकार हमारे संविधान के अंदर सम्मिलित कर लिए गए। इनके सबकी सिफारिश जो की गई, परामर्श समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार पटेल, उन्होंने उप समिति का निर्माण किया और उप समिति के निर्माण के अंदर जो सदस्य रखे, इनके आधार पर, सिफारिश के आधार पर कि साहब भारतीय लोगों को क्यों ये आवश्यक है, क्यों मूल अधिकार दिए जाने चाहिए, उसके आधार पर इसको सम्मिलित कर लिया गया। तो मूल अधिकारों के बारे में जब इन्होंने कहा तो ये कहा गया इनके द्वारा कि सब मूल अधिकारों का तात्पर्य क्या कहा गया कि राजनीतिक लोकतंत्र के जो आदर्श हैं वो उनकी प्राप्ति तभी हो पाएगी जब हम लोगों को उनके अधिकार दे पाएंगे, क्योंकि ये जो अधिकार है ये देश में व्यवस्था बनाए रखेंगे और राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों को थोड़ी आज़ादी भी देंगे, उनकी सुरक्षा भी करेंगे। तो इसके आधार पर इन्हें ये मूल अधिकार दे दिए गए। अब मूल अधिकार इनको नाम क्यों दिया गया? दोस्तों, मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई थी। तो जो सुरक्षा प्रदान की गई वो क्या है? वो राष्ट्र के कानून का मूल सिद्धांत भी है, और इसीलिए इन्हें मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कह दिया गया। और इसके साथ साथ ये क्या करते हैं? ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास की बात भी करते हैं। तो इसके लिए जो मूल अधिकार थे वो आवश्यक समझे गए, उसके भौतिक विकास के लिए, उसके बौद्धिक विकास के लिए, उसके नैतिक विकास के लिए, उसके आध्यात्मिक विकास के लिए ये मूल अधिकार आवश्यक माने गए और इन्हें जो है वो सम्मिलित कर लिया गया भारतीय संविधान के अंतर्गत। दोस्तों, मूल रूप से अगर हम बात करें तो मूल संविधान के अंदर 7 मूल अधिकार दिए गए थे। मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे दोस्तों? 7 मूल अधिकार थे। कौन कौन से थे ये 7? अगर हम बात करें तो समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23, 24, इसी तरह से धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 25 से 28। इसके बाद अगर हम बात करें तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये आर्टिकल 29, 30, और फिर संपत्ति का अधिकार, ये आर्टिकल 31, और उसके बाद अंतिम जो अधिकार दिया गया वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत। ये दोस्तों मूल संविधान के अंदर 7 जो मूल अधिकार वो दिए गए थे। वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान के अंदर
ये 7 मूल अधिकारों में से जो संपत्ति का अधिकार है, इस संपत्ति के अधिकार का क्या कर दिया गया, निरसन कर दिया गया दोस्तों। और संपत्ति के अधिकार को अब मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे जो है वो कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये कानूनी अधिकार बन गया, यहाँ से इसका निरसन कर दिया गया और निरसन करके इसको कहाँ पहुँचा दिया गया, इसको पहुँचा दिया गया दोस्तों 300 कै में, आर्टिकल 300 कै, और ये भाग 12 में है, भाग 12 में है। अब ये इस तरह से तो हटाया नहीं जा सकता कि यहाँ से उठा के और यहाँ रख दिया जाए, तो क्या किया गया होगा इसके अंदर, बिल्कुल दोस्तों इसमें संविधान संशोधन किया गया, क्योंकि अगर मौलिक अधिकारों में से किसी चीज़ को हटाना या जोड़ना होगा तो संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया। और संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, और ये हुआ कब, 1978 1978 के अंदर। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंदर जो संपत्ति का अधिकार था उसे यहाँ से हटा दिया गया, मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया, जो कि भाग 12 में आर्टिकल 300 कै के अंतर्गत है। और यहाँ पर ये कानूनी अधिकार है। तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। तो आगामी कक्षाओं के अंदर दोस्तों इन मूल अधिकारों का विस्तृत हम वर्णन करेंगे, विस्तृत चर्चा इन पे करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अब तक अगर आपने श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।